नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं जो हमारा सोशियोलॉजी वाला पार्ट है, उस सोशियोलॉजी वाले पार्ट के अंतर्गत जो हमारी यूनिट सेकंड है, जिसका नाम है हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ जो साधारण संप्रत्यय होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सोसाइटी या समाज। तो आज लिख लीजिए, आज की क्लास का हेडिंग लिख लीजिए, यूनिट सेकंड। आज की क्लास का हमारा हेडिंग रहेगा यूनिट यूनिट सेकंड, और जिसको हम किससे जानते हैं, सामान्य अवधारणाएं। सामान्य अवधारणाएं। सामान्य अवधारणाएं। इन सामान्य अवधारणाओं में सबसे पहली पहली जो अवधारणा है, वो पहली अवधारणा है हमारी किसकी, समाज की। किसकी है, समाज की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी, समाज। आप सबको पता है कि आपने सुना भी होगा ना कि मनुष्य जन्म के समय एक जैविक प्राणी होता है, पर जब वह समाज में रहता है तो वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। मैन इज ए बायोलॉजिकल एनिमल बाय बर्थ, बट व्हेन ही लिव्स इन सोसाइटी देन बिकम्स ए सोसाइटल मैन। मनुष्य एक जैविक प्राणी है जन्म के समय, पर जब वो समाज में रहेगा तो सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो भैया हमें ये जानना जरूरी है कि समाज होता क्या है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। अरस्तु का कथन था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी इसलिए है कि मनुष्य की जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो एक समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है, समाज के द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी समाज के द्वारा होता है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि सोसाइटी क्या है, समाज क्या है। व्हाट इज सोसाइटी। तो यदि मैं समाज को सामान्य रूप से आपको समझाऊं, इसका सामान्यतः अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ क्या होता है। देखिए, यदि मैं बात करूं समाज के सामान्य अर्थ की, तो जो समाज है, इस समाज का सामान्य अर्थ क्या होता है कि व्यक्तियों का व्यक्तियों का व्यक्तियों का संगठित या असंगठित, व्यक्तियों का संगठित या असंगठित समूह जिसमें 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 पारस्परिक जिसमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, जिसमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, समाज कहलाता है। समाज कहलाता है। क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। मतलब बहुत बेसिक सी बात है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है कि समाज क्या होता है, व्यक्तियों का संगठित और असंगठित समूह होता है। वो ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और डिसऑर्गेनाइज भी हो सकता है, बिखरे हुए रूप में भी हो सकता है और वो संगठित रूप में भी हो सकता है, परंतु जिसमें क्या पाई जाती है, जिसमें पारस्परिक संबंधता पाई जाती है या जिसमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। आपने जनरली देखा होगा कि समाज का जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है। उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति आत्मनिर्भरता के द्वारा होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति परफेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं। आप कितने करोड़पति लोग देख लीजिए, वो भी किसी ना किसी रूप से दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। भले वो अपने काम को आगे चलाने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करें, तो इसका मतलब कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं तो वो किसके ऊपर निर्भर है, कर्मचारियों के ऊपर निर्भर है। तो समाज में क्या पाई जाती है, समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक दूसरे पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। तो सामान्य रूप से हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्तियों का संगठित और असंगठित ऐसा समूह जिसमें पारस्परिक संबंधता पाई जाती है या पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। देखो, यदि मैं समाज को समझाऊं तो समाज को समझने के लिए समाज को समझने के लिए समाज को समझने के लिए
समाज को समझने के लिए हमें 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। 3 शब्दों को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। समाज को समझने के लिए हमें कितने शब्दों को, समाज को समझने के लिए हमें 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। वो शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द है हमारा जिसे हम कहते हैं समूह, समूह, ग्रुप, ग्रुप, समूह। समूह हम किसे कहेंगे? देखो, समूह, समूह का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य हो, जिसका निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता हो, वो क्या कहलाता है? वो समूह कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन, ऐसा संगठन, ऐसा संगठन जिसका निर्माण, जिसका निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, पूर्ति के लिए किया जाता है, किया जाता है, समूह कहलाता है, समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। जैसे, जैसे खेल समूह, प्ले ग्रुप, जैसे खेल समूह, खेल समूह, जैसे हमारी मित्र मंडली, जैसे हमारी मित्र मंडली, जैसे हमारा कौन सा, जैसे हमारा खेल समूह, जैसे हमारी मित्र मंडली। खेल समूह मतलब हम समान एज ग्रुप के होंगे, कोई ना कोई एक खेल खेल रहे होंगे, जैसे क्रिकेट का, क्रिकेट समूह, क्रिकेट का खेल खेलने के लिए 11 लोगों का एक क्या होता है, 11 लोगों की एक टीम होती है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समूह कहते हैं। मित्र मंडली, समान एज ग्रुप के कुछ व्यक्ति मिलकर के और क्या बनाते हैं? मित्र मंडली बनाते हैं। तो समाज में, समाज को समझने के लिए पहला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा था? पहला कॉन्सेप्ट था हमारा समूह। समूह क्या कह रहा है बेटा? कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है जिसका निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, जिसका निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाए, क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। जैसे खेल समूह, मित्र मंडली। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है बेटा, समूह के बाद में आता है समुदाय। क्या आता है? समुदाय, समुदाय। कम्युनिटी, समुदाय। देखो समुदाय क्या होता है? समुदाय का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समूहों का, समूहों का ऐसा संगठन, ऐसा संगठन, 2 या 2 से अधिक समूहों का ऐसा संगठन जो समूह की अपेक्षा, समूह की अपेक्षा, समूह की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा स्थायी हो, थोड़ा ज्यादा स्थायी हो, स्थायी हो, समुदाय कहलाता है, समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। 2 या 2 से अधिक समूहों का ऐसा संगठन
जो समूह की अपेक्षा क्या हो, जो समूह की अपेक्षा कुछ ज्यादा स्थायी हो। और यहां पर एक चीज और विशेषकर, एक विशेष चीज, समुदाय को एक समाज भी कह सकते हैं। एक समाज, सिंगल सोसाइटी, एक समाज भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको हम एक समाज भी कह सकते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण को देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जाट समुदाय, जैसे स्वामी समुदाय, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, वैष्णव समुदाय, नाई समुदाय, नाई समाज। मतलब देखो बात किसकी हो रही है, समाज की हो रही है, पर वो समाज किससे रिलेट है बेटा, केवल एक सिंगल सोसाइटी। यहां पर बात किसकी होगी, यहां पर बात होगी केवल और केवल एक समाज की। तो एक समाज को हम क्या कह सकते हैं, एक समाज को हम समुदाय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा आता है, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा समाज। तीन कॉन्सेप्ट बताए थे ना, पहला कॉन्सेप्ट था हमारा समूह, दूसरा समुदाय और तीसरा समाज। समाज क्या कहता है, समाज ये कहता है कि दो या दो से अधिक समुदायों का संगठन समाज कहलाता है। क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक समुदायों का जो संगठन होता है, दो या दो से अधिक समुदायों का संगठन क्या कहलाएगा, समाज कहलाएगा। क्लियर है। तो देखो इसको अगर मैं और भी सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, मान के चलिए कि ये हमारा एक व्यक्ति है। ये क्या है, ये एक व्यक्ति है ना। फिर एक व्यक्ति के साथ में एक जना और मिल गया, ये हमारे दो व्यक्ति हो गए। ये दो व्यक्ति मिलकर के, दो व्यक्ति जब हैं तो ये दो व्यक्ति मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ये दो व्यक्ति मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे, समूह का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे, समूह का निर्माण कर देंगे। और जो ये समूह है, ये मान के चलिए ये हमारे दो समूह है। ठीक है, ये हमारे दो या दो से अधिक समूह है। ये दो या दो से अधिक समूह, दो या दो से अधिक समूह, दो या दो से अधिक समूह, किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे बेटा समुदाय का। किसका निर्माण करेंगे, समुदाय का। और दो या दो से अधिक जो समुदाय है, दो या दो से अधिक जो समुदाय हैं, दो या दो से अधिक जो समुदाय हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समुदाय मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से देखो, आप समझो इनको। एक व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है, हाँ या ना, क्या कहला रहा है,
एक व्यक्ति कहला रहा है। तो एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई मैं कोई एक व्यक्ति हूं, तो मैं मिलकर के केवल और केवल एक व्यक्ति हूं, मेरे साथ में मेरा दोस्त और खड़ा हो गया, तो क्या बन गया, समूह बन गया। मेरा समूह हो गया, मैं और मेरा दोस्त, फिर एक दोस्त वो और एक दोस्त वो, दो दोस्त वो, उनका एक समूह, तीसरे दोस्तों का एक समूह, ये सारे समूह एक साथ मिल गए तो किसका निर्माण हो गया, समुदाय का निर्माण हो गया। समुदाय को और समाज को, समुदाय और समाज, जैसे हिंदू समाज, हिंदू समुदाय, समुदाय समाज में अंतर है। हिंदू समुदाय, हिंदू समुदाय का मतलब है पर्टिकुलर किसी एक कास्ट को लेकर के। हाँ, अगर यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा आप इसको डिलीट कर दो, अगर यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, है ना। समुदाय जहां पर केवल बात हो केवल पर्टिकुलर एक कास्ट की, पर्टिकुलर किसकी हो, एक कास्ट की बात हो, ठीक है। जैसे राजपूत समुदाय, राजपूत समुदाय, हाँ या ना। अब ये सारे के सारे समुदाय एक जगह मिल जाएं तो किसका निर्माण हो जाएगा, समाज का। यहां पर आप लिख दो जैसे हिंदू समाज, है ना, जैसे मुस्लिम समाज, जैसे मुस्लिम समाज। क्लियर है, अब और भी क्लियर हो गया तुम्हारा। हो सकता है कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूं तो मुझे तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा, पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लो इसको, ठीक है। चलिए, मैंने आपको चार्ट बनाया, समझे में आया चार्ट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलकर के समूह का, दो या दो से अधिक समूह मिलकर के समुदाय का, दो या दो से अधिक समुदाय मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। अब देखो, अब हम रिलेट करते हैं जो हमारे तीन कॉन्सेप्ट थे ना, कौन कौन से। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा समूह, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा समुदाय, और तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कौन सा, समाज। तो पहले तो हम अंतर करेंगे कि समूह और समुदाय में अंतर क्या होता है, फिर हम अंतर करेंगे कि समूह और समाज में क्या अंतर होता है। क्लियर है, तो हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, एक तरफ तो लिख लीजिए समूह, है ना, एक तरफ तो लिख लीजिए समूह, समूह। समूह के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा समुदाय। समूह और समुदाय में क्या अंतर होता है, फिर और भी क्लियर होंगे ये कॉन्सेप्ट आपके। हाँ, हर चीज को बेटा बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हमें समझते हुए चलना है। मकान की नींव अगर मजबूत है, मकान की नींव अगर मजबूत है तो कितने ही हमारे भूकंप आए, कितना ही ज्वालामुखी आए, कितनी बारिश हो, नींव मजबूत है तो मकान भी हमेशा मजबूत होगा। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया समाज, समाज की नींव को जानना बहुत जरूरी है। तीन कॉन्सेप्ट बताए, समूह, समुदाय और समाज, तीनों में अंतर जानना जरूरी है। जब तक अंतर नहीं समझेंगे तब तक हमें और सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो पहले पहले हम अंतर किसमें करते हैं, सबसे पहला जो अंतर है हमारा, सबसे पहला हम अंतर करते हैं समूह में और समुदाय में। देखिए, समूह की यदि मैं बात करता हूं तो समूह का जो निर्माण होता है, समूह का निर्माण कृत्रिम होता है, कृत्रिम निर्माण, कृत्रिम निर्माण, क्योंकि हम लोग इसका निर्माण करते हैं, है ना। समुदाय, दो समूह एक साथ मिल गए तो ऑटोमेटिकली समुदाय मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये स्वाभाविक होता है बेटा। समुदाय क्या होता है, समुदाय स्वाभाविक होता है, पहला अंतर। दूसरा, जो समूह होता है इसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जिनकी पूर्ति होने के बाद में समूह को क्या कर दिया जाता है, समूह को समाप्त कर दिया जाता है। और जो समुदाय होता है ना, इस समुदाय के विशिष्ट उद्देश्य ना होकर के समग्र सामाजिक जीवन होता है, समग्र, समग्र सामाजिक जीवन होता है। इसका क्या होता है,
इसका समग्र सामाजिक जीवन होता है दूसरा अंतर, है ना। मतलब जितने भी हमारे समुदाय है ना, समुदाय में कितने ही समूह, जैसे हमारा समुदाय है राजपूत समुदाय, तो राजपूत समुदाय को हम कई सारे समूह में बांट रखे, जैसे करणी सेना समुदाय, है ना, है ना, करणी सेना का समूह है, कोई दूसरा और समूह है, तो उनको विभिन्न समूहों में बांट रखा है। तो इन सभी समूह को एक जगह मिला देंगे तो बात किसकी हो जाएगी, फिर बात हो जाएगी हमारे एक समाज की या समुदाय की, है ना। इसकी जो सदस्यता होती है ना, समूह की जो सदस्यता होती है वो इच्छा पर निर्भर करती है, ऐच्छिक। और जो समुदाय होता है ना बेटा, इसकी सदस्यता जो होती है ना वो अनिवार्य होती है। सदस्यता अनिवार्य। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं किसी समूह में शामिल नहीं होना चाहता, मत हो भाई, कोई बात नहीं, तू समूह में शामिल मत हो, पर तेरी जो कास्ट है ना, ये कास्ट मिलकर के, इस कास्ट के जो छोटे छोटे समूह है ना, वो मिलकर के एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे राजपूत समुदाय के छोटे छोटे हैं। अब हम भले किसी भी समूह में जुड़े या ना जुड़े, पर हमारा समुदाय तो एक ही रहेगा ना, कि हम राजपूत है। क्या है, राजपूत है। तो इसकी जो सदस्यता होती है वो क्या होती है, अनिवार्य होती है। समूह जो होता है ना, ये अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। और जो हमारा समुदाय होता है ना, वो समूह की अपेक्षा स्थायी होता है। समूह की अपेक्षा क्या होता है, समूह की अपेक्षा ये स्थायी होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरा, तो ये जो समूह होता है ना, समूह एक समुदाय का भाग होता है। किसका भाग होता है, समुदाय का भाग। समुदाय का भाग होता है ना, छोटे छोटे समूह में बटा हुआ होता है समुदाय। और जो समुदाय होता है वो समूह है समाज की समग्र इकाई होती है। समाज की समग्र इकाई। क्लियर है। और समुदाय को बेटा हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, समुदाय को हम इंडिकेट कर सकते हैं एक समाज से। क्लियर है। किसमें अंतर हुआ, हमारा समूह क्या होता है, और समूह को हमने रिलेट किससे किया है, समूह को हमने रिलेट किया है बेटा समुदाय से। हाँ या ना, हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए ना। हाँ, समूह का निर्माण कृत्रिम होता है, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, इसका निर्माण स्वाभाविक होता है। विशिष्ट उद्देश्य समग्र सामाजिक जीवन होता है, इसकी सदस्यता अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, परंतु इसकी सदस्यता हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। हम ऑटोमेटिकली, अनिवार्य है कि हमारा कोई ना कोई एक समुदाय होगा। अस्थायी होता है, ये समूह की अपेक्षा ज्यादा स्थायी होता है, समुदाय का भाग होता है, समूह व समाज की समग्र इकाई होता है। चलिए अब हम समूह को रिलेट करते हैं किससे, समूह को हम रिलेट करते हैं अब समाज से। समूह को हम रिलेट किससे करेंगे, हम समूह को रिलेट करेंगे समाज से। समूह और समाज, ठीक है। हाँ, कई बार यहां से भी प्रश्न आ चुका है बेटा, कई बार आ चुका है यहां से प्रश्न कि समूह और समाज में दोनों में क्या अंतर है। तो जो समूह होता है ना, समूह में जितने भी हमारे सदस्य होते हैं ना, उन सदस्यों के जो संबंध होते हैं ना वो कृत्रिम होते हैं, है ना, और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो इसका जो निर्माण होता है वो कृत्रिम निर्माण होता है और इसका स्वाभाविक निर्माण होता है। यहां पर तो पहले कृत्रिम निर्माण होता है और समाज स्वाभाविक होता है। पहला अंतर स्वाभाविक। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा समूह है बेटा, समूह में उद्देश्य जो होते हैं वो उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, है ना, कोई ना कोई स्पेशल उसका
ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होगा। वह इन उद्देश्यों में कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, अभी समझेंगे कैसे नहीं होती है। और यहां पर सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। और भी सीधे तरीके से समझाऊं तो जो समूह का नेता होता है ना, समूह का जो ग्रुप का लीडर होगा ना, वो योग्यता के आधार पर होगा। मैं एलिजिबल हूं तो मुझे समूह का नेता बना देंगे। परंतु जो हमारा समाज होता है ना, इस समाज में हमारे जितने भी संबंध होते हैं ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। और समाज का जो मुखिया है, भले योग्य हो या नहीं, बड़ा बेटा भले योग्य हो या नहीं, मुखिया कहलाने के लायक, परंतु रहेगा मुखिया। इसका मतलब यहां पर सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है और यहां पर किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। वही बात, इसकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, और इसकी सदस्यता क्या होती है, इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। किसी ना किसी समाज के हम जन्म के आधार पर हिस्सा होते हैं, है ना। ये सहयोग पर आधारित होता है। क्या समूह जो होता है वो सहयोग पर आधारित होता है, केवल सहयोग पर आधारित होगा। और ये दोनों चीजों पर, सहयोग पर भी और संघर्ष पर भी, सहयोग व संघर्ष। आपने देखा होगा हमारे मित्र मंडली है, मित्र मंडलियों में कोई दो मित्रों के विचार यदि आपस में नहीं मिलते तो क्या होते हैं, हम कहते हैं ना भाई, तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते, मतलब समूह का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। आपने देखा होगा समाज में कभी भी दो लोगों के विचार एक जैसे नहीं मिलते, परंतु फिर भी क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। इसका मतलब यहां पर जो समूह का मुख्य विशेषता है वो सहयोग पर आधारित होती है, और समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। यहां पर अगर किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया ना, तो हम समूह से बाहर निकाल देंगे, परंतु यदि समाज में किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया तो भी हम समाज से उसे बाहर नहीं निकालते, वो हिस्सा समाज का ही होता है। समूह में दो दोस्त लड़ने लग गए तो कहेंगे ना भाई, तू तेरे रास्ते, तू लड़ाई कर ली कट्टी, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। क्या समाज में होता है? समाज में हम लोग ऐसे कर दे क्या, हिंदू समाज वाले ऐसे कर दे कि तू मेरे से नहीं बोल रहा, हम दोनों हिंदू हैं, दोनों मुसलमान हैं, तू मेरे से नहीं बोल रहा, मैं तेरे से नहीं बोल रहा, तो हमारा समाज ही अलग हो जाएगा? जी नहीं, हमारा समाज अलग नहीं होगा, क्योंकि समाज का जो निर्धारण होता है वो सहयोग और संघर्ष दोनों पर आधारित होता है। तो किसमें अंतर हो गया? ये अंतर हो गया हमारा समूह क्या होता है, और अंतर हो गया हमारा समाज क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा समाज है, इस समाज शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। समाज शब्द की उत्पत्ति, समाज शब्द की उत्पत्ति देखिए, जो हमारा समाज है, इस समाज की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति की देन है। तो पहली पॉइंट लिख लीजिए, समाज की अवधारणा, समाज की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति ओब्लिक फ्रांसीसी समाज की देन है, समाज की देन है ना। फ्रांस के जो राजा थे, उस राजा के खिलाफ समाज के कुछ लोगों ने संगठित होकर के और उनके खिलाफ क्या किया था, उनके खिलाफ संघर्ष किया था। तो जो समाज की अवधारणा है ना कि भाई एक हमारा समाज है, हम नीचे रहते हैं, और वो राजा का समाज है, तो राजा के समाज को अलग कर दिया और हमारे समाज को अलग कर दिया। तो समाज की जो अवधारणा है वो कहां से
उत्पत्ति तो होती है, ये फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी समाज की देन है। इसकी उत्पत्ति समाज शब्द की, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से होती है, लैटिन भाषा से होती है। किससे होती है इसकी उत्पत्ति? इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से होती है। और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? सोशियस या सोसाइटी। सोशियस या सोसाइटी, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है समिति या संस्था, समिति या संस्था। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है समिति या संस्था। तो समाज शब्द की जो उत्पत्ति होती है, कौन सी? समाज शब्द का जो अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। फ्रांसीसी क्रांति की देन है, परंतु इस शब्द की सोसाइटी जो हमारा इंग्लिश का वर्ड है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से होती है। और लैटिन भाषा का हमारा शब्द है सोशियस या सोसाइटी, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है समिति या संस्था। कुछ बातें हम समाज की परिभाषाओं से भी कर लेते हैं। और यहां से बेटा समाज की जो परिभाषाएं हैं, यहां से हमेशा आप सबको पता होगा कि यहां से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है ना? तो हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं समाज की परिभाषाओं की। तो हेडिंग लिख लीजिए, समाज की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। समाज की परिभाषाएं, समाज की परिभाषाएं। किसकी परिभाषाएं? समाज की परिभाषाएं। बहुत बेहतरीन परिभाषा, नाम सुना होगा आपने। दो हमारे समाज शास्त्री थे, मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। किसके अनुसार? मैकाइवर तथा पेज के अनुसार क्या कहते हैं कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाता है। बहुत बेहतरीन परिभाषा। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है सामाजिक संबंधों का जाल, सामाजिक संबंधों का जाल, सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाता है, समाज कहलाता है। सामाजिक संबंधों का जाल क्या कहलाता है? सामाजिक संबंधों का जो जाल है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? समाज कहलाएगा। यदि मैं बात करूं दूसरी परिभाषा की, तो दूसरी परिभाषा है हमारी र्यूटर महोदय की। किसकी? र्यूटर के अनुसार। किसके अनुसार? र्यूटर के अनुसार। और र्यूटर महोदय क्या कहते हैं? र्यूटर महोदय ये कहते हैं कि जो समाज है, समाज एक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, समाज एक अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है। एक बार इसको आराम से सही तरीके से लिख लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे कि समाज एब्स्ट्रैक्ट कैसे होता है, समाज हमें दिखाई कैसे नहीं देता। एक परिभाषा, वो भी बहुत बेहतरीन परिभाषा है, गिडिंग्स के अनुसार। गिडिंग्स के अनुसार। किसके अनुसार? गिडिंग्स महोदय के अनुसार। और गिडिंग्स महोदय क्या कहते हैं, समझिए आराम से। बहुत अच्छी परिभाषा दी है गिडिंग्स महोदय की। यदि परिभाषा को हमने समझ लिया तो हमें समाज की कुछ विशेषताओं का भी पता चलेगा। समाज स्वयं संघ है, समाज एक संघ है, ऐसा समझिए, एक
संघ है। क्या है? समाज एक संघ है। संघ के साथ साथ क्या है? इसमें औपचारिक व इसमें इसमें औपचारिक औपचारिक व अनौपचारिक संबंधों का अनौपचारिक संबंधों का अनौपचारिक संबंधों का योग होता है। योग होता है। किसका योग होता है? इसके जो रिलेशनशिप होते हैं वो फॉर्मल भी होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग देते हुए एक दूसरे को सहयोग देते हुए आपस में जुड़े रहते हैं। आपस में जुड़े रहते हैं। आपस में जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं? जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग देते हुए क्या होते हैं? एक दूसरे को सहयोग देते हुए आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब उनमें इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, उनमें सहयोग की भावना पाई जाती है, एक दूसरे पर वो अन्योन आश्रितता का उनमें सिद्धांत होता है, परस्पर उनमें निर्भरता पाई जाती है, अन्योन्यता पाई जाती है। किसकी परिभाषा? गिडिंग्स की। एक परिभाषा और देखते हैं, और उन समाज शास्त्री का नाम था हीगल या हीगेल। हीगल या हीगेल, है ना? जैसे कालूराम और कालिया, बात एक ही है ना? हाँ, कई बार नाम होता है ना कालूराम, और हम गांव में कहते हैं ना ओए कालिया, बात एक ही है। हीगेल या हीगल। हीगल क्या कहते हैं कि समाज एक पूर्ण मन है। समाज एक पूर्ण मन है। समाज एक पूर्ण मन है। सोसाइटी इज ए कंप्लीट माइंड। मतलब वो पूरा का पूरा मन में जैसे हमारे विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार के हमारे ज्ञान का, विभिन्न प्रकार की हमारी तर्क का जो संग्रह होता है ना, और आपने देखा हो ना मस्तिष्क की जितनी भी हमारी तंत्रिका तंत्र है वो एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और मन ही सभी चीजों का क्या होता है? कंट्रोल करने वाला होता है। तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य बिंदु कौन होता है? सामाजिक व्यवस्था का मुख्य बिंदु समाज होता है। तो इसका मतलब समाज एक पूर्ण मन है। एक हमारे बहुत अच्छे समाज शास्त्री थे C.H. कुले। C.H. कुले के अनुसार C.H. कुले के अनुसार, जिसकी पुस्तक का नाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, सामाजिक संगठन था। C.H. कुले क्या कहते हैं? C.H. कुले ये कहते हैं कि समाज जो है, समाज सामाजिक स्वरूपों सामाजिक स्वरूपों व प्रतिक्रियाओं का सामाजिक स्वरूपों व प्रतिक्रियाओं का योग है ना? कैसे? अभी समझ लेंगे। एक चीज से हमें समझ में आ जाएगी, देखना। हाँ, एक ही चीज समझाऊंगा मैं, एक ग्राफ सा बना के समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि समाज होता क्या है ना? और एक परिभाषा हम देख लेते हैं पार्सन की। किसकी? पार्सन्स की। पार्सन्स के अनुसार। किसके अनुसार? पार्सन्स के अनुसार। पार्सन्स महोदय क्या कहते हैं बेटा? पार्सन्स महोदय समाज के बारे में कहते हैं कि जो हमारा समाज होता है, समाज संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता है। समाज संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता है। संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता, संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता
जो यथार्थ स्वरूप को, जो यथार्थ स्वरूप को प्रकट करते हुए साध्य व साधन की, साध्य व साधन की भूमिका को दर्शाता है, भूमिका को दर्शाता है, संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता जो यथार्थ साधन साध्य की क्रिया से उत्पन्न होते हैं या उनकी यथार्थता को वो दर्शाता है। अब समझिए इन सब परिभाषाओं को एक चार्ट बनाते हैं। आप एक व्यक्ति हो एक व्यक्ति, एक व्यक्ति समाज में क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रिया करता है। मैंने क्या की, अंतःक्रिया की, अंतःक्रिया की किससे की, दूसरे व्यक्ति से, किससे की, दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने अंतःक्रिया की दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति ने, मैंने कुछ बात कही तो उस दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उस दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, मतलब दोनों के बीच में क्या बन गया, क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध बन गया, क्रिया और प्रतिक्रिया, है ना, किसका संबंध बन गया, क्रिया और प्रतिक्रिया। मैं उससे बात कर रहा हूं, वो मेरे से बात कर रहा है, डेली हम जाकर के सुबह शाम चाय पानी हुक्का पानी उसी के साथ पी रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या होने लग गया, इंटरैक्शन होने लग गया। ये इंटरैक्शन किसका निर्माण करेंगे, ये इंटरैक्शन हमारे सामाजिक संबंधों का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे, सामाजिक संबंधों का निर्माण कर देंगे। और ये सामाजिक संबंध, मेरे से कोई गलती होगी तो मेरा दोस्त आके कहेगा ना भाई तेरे से गलती हुई थोड़ा ठीक कर, और अगर दोस्त से कुछ गलती होगी तो हम जाकर के कहते ना भाई अच्छी बात नहीं है, हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरी दोस्ती तोड़ दूंगा। मतलब हम दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं, हमारे बीच में किसका निर्माण हो रहा है, सामाजिक संबंधों का निर्माण हो रहा है। और ये सामाजिक संबंध किसको बढ़ावा देते हैं, ये सामाजिक संबंध हमारी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, है ना। और ये सारी की सारी चीजें मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के हमारे समाज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, समाज का निर्माण करती हैं। सामाजिक व्यवस्था से हमारे सामाजिक संस्थाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सामाजिक संस्थाओं का निर्माण होता है। जैसे परिवार का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा, जैसे नातेदारी का निर्माण होगा, जैसे विवाह संबंधों का निर्माण होगा। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें सामाजिक संस्थाएं हैं। और हम इन सब चीजों का जो जाल होता है, इन सब चीजों का जो रिलेशनशिप होता है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का जो जाल है वो क्या कहलाएगा, सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाएगा। मैं समाज में किस व्यक्ति से क्या बात करता हूं, मैं उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचता हूं, क्या मुझे दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना। हिंदू समाज दूसरे समुदाय समाज के बारे में क्या सोचता है, नहीं दिखाई देता। इसका मतलब समाज मूर्त है या अमूर्त, समाज का स्वरूप प्रमुख रूप से अमूर्त होता है। हालांकि हमारे दो समाजशास्त्री थे, आगे पढ़ेंगे, जॉनसन और पार्सन ने ये कहा था कि जो समाज होता है, समाज का स्वरूप मूर्त होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। परंतु यहाँ ये समझने की बात है कि जो समाज है, इस समाज का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्लियर है। तो समाज में एक व्यक्ति होता है, दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया सामाजिक संबंधों का निर्माण करेंगे, सामाजिक व्यवस्था बनेगी, सामाजिक संस्थाओं का निर्माण होगा, और इन सब का जाल क्या कहलाएगा, इन सब के जाल से हमारे समाज का निर्माण होगा। तो बेटा अगर मैं इन परिभाषाओं को, इस चार्ट को निष्कर्ष में निकालूं तो हमें समाज की कुछ विशेषताओं का पता चलेगा। तो हेडिंग क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, निष्कर्ष रूप से ऐसा कह सकते हैं, निष्कर्षतः, निष्कर्षतः, निष्कर्ष रूप से समाज में, समाज में, समाज में क्या क्या पाई जाती है, निष्कर्ष रूप से समाज में
सार्वभौमिकता पाई जाती है। समाज में क्या पाई जाती है? समाज में सार्वभौमिकता पाई जाती है। यूनिवर्सल है, हर जगह दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई समाज अवश्य देखने को मिलेगा। समाज क्या होता है? समाज में अमूर्तता पाई जाती है। समाज में क्या पाई जाती है? समाज में अमूर्तता पाई जाती है। हाँ या ना, बताया ना। समाज में क्या पाया जाता है? समाज में सहयोग व संघर्ष पाया जाता है। सहयोग व संघर्ष पाया जाता है। हाँ या ना। समाज में क्या पाया जाता है? सहयोग व संघर्ष पाया जाता है। समाज में अन्योन्यश्रिता, परस्पर निर्भरता, अन्योन्यश्रिता, इंटरडिपेंडेंसी, अन्योन्यश्रिता पाई जाती है। हाँ या ना, बिल्कुल पाई जाती है। इसके अलावा समाज में समानता भी पाई जाती है और विभिन्नता भी पाई जाती है। समानता व विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समाज में समानता भी पाई जाती है, समाज में विभिन्नता भी पाई जाती है, और समाज में परिवर्तनशीलता भी पाई जाती है। परिवर्तनशीलता, चेंज होता है ना समाज। पहले मनुष्य अकेला रहता था, है ना, एक व्यक्ति रहता था। धीरे धीरे वो दो समूह में रहने लगा, फिर कबीलों का निर्माण हुआ, फिर समुदाय का निर्माण हुआ, फिर समाज का निर्माण हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारी? ये सारी की सारी चीजें हमारी समाज की क्या है? समाज की कुछ विशेषताएं हैं। तो समाज में सार्वभौमिकता पाई जाती है, समाज में अमूर्तता पाई जाती है, सहयोग व संघर्ष पाया जाता है, इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, समानता और विभिन्नता पाई जाती है, और इसके साथ साथ प्रत्येक समाज में समय के अनुसार परिवर्तनशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परिवर्तनशीलता पाई जाती है ना। देखिए, जो हमारा समाज है, एक हमारे समाज शास्त्री थे, दो समाज शास्त्री, और उन दो समाज शास्त्रियों का नाम था मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज प्रमुख रूप से समाज की 7 विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, तो हेडिंग लिख लीजिए, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। सोसाइटी नामक पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, पेज के अनुसार समाज की 7 विशेषताएं होती हैं। समाज की 7 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं? प्रत्येक समाज की 7 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? देखिए, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम। प्रत्येक समाज की कुछ ना कुछ रीतियां होती है, कुछ ना कुछ कानून कायदे होते हैं, कुछ ना कुछ संस्कृति होती है ना। प्रत्येक समाज की क्या होती है? रीतियां होती है। प्रत्येक समाज के काम करने का ढंग अलग अलग होता है, तो कार्य प्रणालियां होती है। कार्य प्रणालियां बिल्कुल होती है। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार दिए होते हैं। अधिकारों का क्या पाया जाता है? अधिकारों का संगठन पाया जाता है। प्रत्येक समाज में अधिकार पाया जाता है। प्रत्येक समाज में पारस्परिक सहायता पाई जाती है। पारस्परिक सहायता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रत्येक समाज में पारस्परिक सहायता पाई जाती है। प्रत्येक समाज में विभिन्न समूह होते हैं और उनके विभाग भी होते हैं। समूह व विभाग होते हैं। प्रत्येक समाज में मानव व्यवहार के नियंत्रण के साधन होते हैं। मानव व्यवहार के नियंत्रण के साधन, नियंत्रण के साधन सामाजिक कानून होते हैं, है ना। जैसे समाज में कोई भी बात ऊंची नीची बात हो जाती है, तो समाज के 5-7 लोग मिलकर के उसका सॉल्यूशन करते हैं। कानून व्यवस्था पाई जाती है, न्याय व्यवस्था पाई जाती है ना। और इसके अलावा समाज में स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? समाज में स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक समाज का काम करने का ढंग दूसरे समाज से अलग होता है, वो स्वतंत्र होता है।
मैकाइवर तथा पेज ने समाज की कितनी विशेषताएं बताई? मैकाइवर तथा पेज ने समाज की 7 विशेषताएं बताई कि प्रत्येक समाज की कुछ ना कुछ जन रीतियां होती है, कुछ ना कुछ संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज में कार्य प्रणालियां होती हैं, उसके काम करने का ढंग अलग होता है। प्रत्येक समाज में अधिकार दिए हुए होते हैं, श्रम का विभाजन होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है। प्रत्येक समाज में इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, समूह और विभाग पाए जाते हैं। मानव व्यवहार के औपचारिक और अनौपचारिक साधन पाए जाते हैं। जैसे औपचारिक, जैसे कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, ये क्या है? औपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन जो इनडायरेक्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर, समाज के प्रत्येक सामाजिक प्राणी पर अपना अधिकार रखते हैं। कौन कौन से? जैसे जन रीतियां, हमारी प्रथाएं, हमारा धर्म, हमारी संस्थाएं, हमारे रीति रिवाज मानव व्यवहार को क्या करती है? नियंत्रित करते हैं। और प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने की स्वतंत्रता दी जाती है कि बालक या व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करे। क्लियर है? तो ये 7 बातें तो उन्होंने जरूरी बताई। आगे ये कहा कि प्रत्येक समाज में इन 7 बातों के अलावा 3 चीजें और होती हैं, 3 अन्य बातें भी आवश्यक होती है। 3 अन्य बातें भी, 3 अन्य बातें भी आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। क्या होती हैं? 3 अन्य बातें भी आवश्यक होती है। पहली बात कि प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की क्या पाई जाती है? प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की बहुलता पाई जाती है। व्यक्तियों की व्यक्तियों की बहुलता पाई जाती है। प्रत्येक समाज में क्या पाई जाती है? प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की बहुलता पाई जाती है। प्रत्येक समाज में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संबंध पाए जाते पाए जाते हैं। और प्रत्येक समाज में सामाजिक अंतःक्रिया होती है। प्रत्येक समाज में क्या होती है? प्रत्येक समाज में सामाजिक अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है। क्या होती है? प्रत्येक समाज में सामाजिक अंतःक्रिया होती है। ये समाज की कुछ अन्य बातें भी हैं जो एक समाज के रहने के लिए क्या होती हैं? समाज के रहने के लिए एक आवश्यक होती है। मैंने अभी बताया था कि 2 हमारे समाज शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? जॉनसन तथा पार्सन। जॉनसन तथा जॉनसन तथा पार्सन्स ने समाज को मूर्त बताया। क्या बताया? कि समाज हमें दिखाई देता है, समाज को मूर्त बताया, तथा इसकी 4 विशेषताएं बताई, इसकी 4 विशेषताएं बताई। कितनी विशेषताएं बताई? 4 विशेषताएं बताई। कितनी विशेषताएं बताई? 4 विशेषताएं। कौन कौन सी? कि समाज की एक व्यापक संस्कृति होती है, व्यापक संस्कृति होती है ना? प्रत्येक समाज की क्या होती है? व्यापक संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज का एक निश्चित भूभाग होता है, निश्चित भूभाग होता है। क्या होता है? प्रत्येक समाज का एक निश्चित भूभाग होता है। प्रत्येक समाज में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक समाज में क्या पाई जाती है? प्रत्येक समाज में स्वावलंबन की क्षमता या स्वतंत्रता, स्वावलंबन या स्वतंत्रता पाई जाती है। ये क्या है हमारे? ये हमारे समाज की 4 प्रमुख विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं होती हैं? समाज की 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। और उन्होंने समाज को क्या बताया है? मूर्त बताया है। व्यापक संस्कृति होती है, निश्चित भूभाग होता है, प्रजनन क्षमता पाई जाती है, स्वावलंबनता या क्या पाई जाती है? स्वतंत्रता पाई जाती है। देखिए आज की क्लास में क्या समझने का हमने प्रयास किया है?
हमारे यूनिट सेकंड को हमने स्टार्ट किया है और यूनिट सेकंड का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सोसाइटी, समाज। व्यक्तियों का संगठित और असंगठित समूह जिसमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, समाज कहलाता है। समाज को समझने के लिए 3 शब्दों को हमने समझा है। समूह क्या होता है, हमने ये भी समझने का प्रयास किया है कि समुदाय क्या होता है, और हमने ये भी समझने का प्रयास किया है कि समाज क्या होता है। हमने इस चार्ट के माध्यम से व्यक्ति को समझा है, समूह को समझा है, समुदाय को समझा है और समाज को समझा है। हमने समूह और समुदाय में अंतर किया है, हमने समूह और समाज में अंतर किया है, हमने समाज की उत्पत्ति के बारे में समझने का प्रयास किया है, हमने समाज की कुछ परिभाषाओं को समझने के बारे में कोशिश की है कि समाज की परिभाषाएं कौन कौन से समाजशास्त्री ने क्या क्या दी है, और इस चार्ट के माध्यम से हमने समाज का निर्माण कैसे होता है इसको भी हमने समझने का प्रयास किया है। हमने ये भी समझने का प्रयास किया है कि समाज की कौन कौन सी हमारी विशेषताएं होती है, समाज की उत्पत्ति हमारी कहां से हुई है। हमने मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज की 7 विशेषताओं का वर्णन किया है, और हमने 3 कुछ अन्य बातों का भी वर्णन किया है, और जॉनसन और पार्सन के अनुसार हमारे समाज की 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इन सब चीजों को हमने समाज वाले पहले पार्ट में हमने समझने का प्रयास किया है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि समाज का जो पार्ट फर्स्ट है, अभी इसका पार्ट और भी बचा हुआ है, ऐसा टेंशन ना करें कि समाज कंप्लीट हो गया है। अभी इसका एक दूसरा पार्ट और बचा हुआ है, हम उसको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आज का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ घर पे रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप जारी रखिए। मैं ऐसी कामना करता हूं कि आपका जो भविष्य होगा वो बहुत उज्जवल होगा, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना को करते हुए आज की क्लास को हम करते हैं समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।